हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्मार्ट टेस्ट प्रिपरेशन का 11वां लेक्चर आज हमने करना है। अगर आप डायरेक्ट 11वां लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखें, उसके बाद डे 2 का लेक्चर और इस तरह से सारे लेक्चर्स आप एक तरतीब के साथ देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन हमारा जनरल नॉलेज का होगा जिसमें 50 MCQs होंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लायन एज इट्स एम्बलम। ऐसा कौन सा मुल्क है जिनका जो एम्बलम है, एम्बलम कहते हैं जो रियासती अलामत या कौमी अलामत जो होती है वो उनका लाइन है, शेर है। तो इसका आंसर है ऑल में एक है नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, बेल्जियम है और श्रीलंका। ये चारों कंट्रीज़ जो हैं इनका एम्बलम जो है वो लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो इंडिया में वाक़ई है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी। सबसे बड़ी आर्मी कौन से मुल्क की है? तो चाइना की आर्मी सबसे बड़ी आर्मी है। विच कंट्री सफ़र्ड द मैक्सिमम इन वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू में कौन सा मुल्क जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ या सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया? तो जापान वो कंट्री है जो कि वर्ल्ड वार टू में सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ। PK मैप स्टैंड्स फॉर। PK मैप से बनता है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन आफ्टर वेटिकन सिटी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो वेटिकन सिटी है। इसके बाद दूसरा कौन सा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? तो इसके बाद जो है वो है टुवालू। टवालू जो कंट्री है उसकी आबादी जो है वो सबसे कम है, लेकिन वेटिकन सिटी के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम जो है वेटिकन सिटी है, उसके बाद जो है वो टवालू का नंबर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ स्मॉलेस्ट बाई एरिया। तो वेटिकन सिटी जो है वही कंट्री है जिसका एरिया भी सबसे कम है। इन 2 MCQ से हमें ये पता चलता है कि सबसे कम आबादी और सबसे कम एरिया ये वेटिकन सिटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग country is the smallest by area? Vatican City. Which of the following country has rand as its currency? कौन से ममालिक हैं जिनकी करेंसी का नाम रैंड है? तो इसका आंसर है A एंड B। A में आता है साउथ अफ्रीका और B में आता है नामीबिया। इन दोनों ममालिक की करेंसी का नाम है रैंड। Which of the following country has its capital name same as country's name? ऐसा कौन सा मुल्क है जिनका कंट्री का नेम और उनके कैपिटल का नेम सेम है? तो वो है मैकाओ, दूसरे नंबर पे सिंगापुर और तीसरे नंबर पे वेटिकन सिटी। इन तीनों कंट्रीज़ का नाम जो अपना नाम है वही उनके कैपिटल का नाम भी है। थेरेसा मे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। थेरेसा मे जो है वो यूनाइटेड किंगडम की वज़ीर आज़म थी। लाइम इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। लाइम कौन से मुल्क की करेंसी का नाम है? तो लाइम जो है वो पेरू की करेंसी का नाम है। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ट्रिपोली लीबिया का दारुल-खिलाफा है। ट्रिपोली को उर्दू में त्राबलस भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में ये ट्रिपोली लिखा जाता है। तो लीबिया का कैपिटल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोट। दुनिया में सबसे बड़ा करेंसी नोट जो है वो कौन से कंट्री का है? तो फिलीपीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोट। दुनिया में सबसे छोटा करेंसी नोट रोमानिया का है। द फर्स्ट बैंक नोट वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना। वट वॉज इट्स नाउन एज एट द टाइम ऑफ इन्वेंशन।
सबसे पहले जो है नोट करेंसी जो है ये चाइना से स्टार्ट हुई। आपका एक MCQ तो ये है अगर आ जाए कि सबसे पहले नोट करेंसी कौन से कंट्री ने ईजाद की, तो चाइना। और ये है कि उसका नाम क्या था जब वो ईजाद किया गया, तो चाइना ने उसका नाम रखा था फ्लाइंग मनी। जो नोट करेंसी ईजाद हुई थी उसका नाम चाइना ने रखा था उस टाइम पे फ्लाइंग मनी। मोस्टली बैंक नोट्स इन द वर्ल्ड आर मेड ऑफ व्हाट? तो सबसे ज़्यादा जो बैंक नोट्स हैं वो कॉटन के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट करेंसी? सबसे पुरानी करेंसी दुनिया में कौन सी है? ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करेंसी का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कारोबार होता है वो US डॉलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे कमज़ोर करेंसी यानी कि सबसे वैल्यू जिसकी कम है तो वो है ईरानियन रियाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत और हाई वैल्यूड करेंसी जो है वो कुवैती दिनार की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रुपी एज इट्स करेंसी? ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनके करेंसी का नाम रुपी है? तो इसके जवाब में आता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पाकिस्तान एंड इंडिया, इन दोनों की करेंसी का नाम भी रुपी है। नेपाल एंड श्रीलंका की करेंसी भी रुपी है। और सेशल्स जो है, सेशल्स की करेंसी का नाम भी रुपी है। अगला क्वेश्चन है PMD स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। विच कंट्री डज नॉट हैव एनी मॉस्क्यूटो? ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई मच्छर नहीं है? तो आइसलैंड है। हाउ मेनी प्लेयर्स ए टीम हैव इन वॉलीबॉल गेम? एक वॉलीबॉल गेम में वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल टीम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ इंडोर गेम? ये कुछ गेम्स के नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सी गेम्स है जो इंडोर गेम्स हैं? इंडोर का मतलब है जो अंदर खेली जाती है, कमरे के अंदर या किसी एक बिल्डिंग के अंदर खेली जाती है। और आउटडोर्स वो होती हैं जो कि बाहर आम खुले मैदानों में खेली जाती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। सबसे पहला स्क्वाश है, स्क्वाश इंडोर गेम है। बिलियार्ड्स जो होती है ये स्नूकर की तरह की होती है, तो ये भी इंडोर गेम है। चेस जो है ये भी एक इंडोर गेम है। चेस का एक ऑलरेडी हम क्वेश्चन हमने किया भी है कि इसमें जो टोटल स्क्वेयर्स होते हैं वो 64 स्क्वेयर्स होते हैं एक चेस बोर्ड के अंदर। और टेबल टेनिस जो है ये भी इंडोर गेम है। पिंग पोंग इज़ अनदर नेम ऑफ विच स्पोर्ट? पिंग पोंग ये कौन से स्पोर्ट का नाम है? टेबल टेनिस जो है उसको पिंग पोंग भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर इज़ मोर पॉपुलेटेड? कौन सा हेमिस्फीयर जो है वो सबसे ज़्यादा जिसकी आबादी है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, जिसको शुमाली हेमिस्फीयर भी कहते हैं, शुमाली, नॉर्दर्न का मतलब होता है शुमाली, तो उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। हाउ मेनी हेमिस्फीयर्स डज अर्थ हैव? तो ज़मीन के टोटल कितने हेमिस्फीयर्स हैं? टोटल 4 हैं। तो हेमिस्फीयर्स का मतलब ये होता है ज़मीन एक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ कर लें कि एक गोल बॉल की तरह, तो बॉल को आप 2 हिस्सों में काट दें तो वो उसके 2 हेमिस्फीयर बन जाते हैं, ठीक है। अब उसी बॉल को एक दफ़ा आपने जिस तरह से काटा उसके परपेंडिकुलरली आप दोबारा से काटें, पहले जो आपने काटा था उनको वापस अपनी जगह पे जोड़ के उनके परपेंडिकुलरली काटें तो 2 हिस्से फिर बन जाएंगे। तो इस तरह से 4 हिस्से जो होते हैं, एक अपर हाफ और लोअर हाफ, फिर राइट हाफ और लेफ़्ट हाफ, इस तरह से ये 4 जो हिस्से होते हैं ये 4 हेमिस्फीयर्स होते हैं। What is the only continent that lies in all 4 hemispheres? ये कौन सा ऐसा एक ही बरआज़म है जो कि चारों हेमिस्फीयर्स में लाई करता है? तो अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द वाइंडीज़? वाइंडीज़ जो है ये वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को कहा जाता है, बहुत फेमस है ये वाइंडीज़ का लफ्ज़, अक्सर वेस्ट इंडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द टाइगर्स? टाइगर्स कौन सी क्रिकेट टीम के लिए यूज़ किया जाता है? तो टाइगर जो है ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए यूज़ किया जाता है।
क्योंकि इसकी एक रीज़न ये भी है कि टाइगर जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर एक नेशनल एनिमल है बंगाल का, बांग्लादेश का। तो इस वजह से भी इनको जो है ना ये नाम इस वजह देने की वजह ये है, दी टाइगर्स, ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नाम है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द चेवरन्स? चेवरन्स कौन सी क्रिकेट टीम को कहा जाता है? जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को दी चेवरन्स कहा जाता है। तो इसकी डिटेल भी है कि क्यों कहा जाता है, मैं पढ़ता हूँ उसकी डिटेल। द ग्रेट जिम्बाब्वे The Great Zimbabwe Stone Monument is one that brings great pride to the country. It has a distinct chevron pattern on its walls. Chevron refers to pattern of lines which are in the shape of V arranged in a zigzag manner. तो ये जिम्बाब्वे का नाम चेवरन क्यों है और ये चेवरन क्या चीज़ है? तो ये एक मोनूमेंट है, स्टोन मोनूमेंट जो पत्थर का बना हुआ है जिम्बाब्वे के अंदर। और ये एक जो है बड़े फ़ख्र की अलामत है वहाँ पे, यानी कि ये एक इमारत है उनकी, इमारत इस तरह की बनी हुई है और उसके अंदर जो एक ख़ास पैटर्न बना हुआ होता है उन पत्थरों का, जिन पत्थरों से वो बिल्डिंग बनी है, उस ख़ास पैटर्न को चेवरन कहा जाता है। उस पैटर्न को चेवरन कहा जाता है और वही चेवरन का लफ्ज़ जो है ये जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीम को भी दिया गया है। इस सारे का मतलब ये है जो मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट है विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड ग्रीन एंड वाइट? कौन सी क्रिकेट टीम को ग्रीन एंड वाइट यानी कि सब्ज़ और सफ़ेद कहा जाता है? तो आयरलैंड की क्रिकेट टीम को ग्रीन एंड वाइट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज़ नॉट क्वालिफाइड इन वर्ल्ड कप फाइनल सो फार? अब तक ऐसी कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में अभी तक क्वालिफाई नहीं किया? तो साउथ अफ्रीका की वो वाहिद टीम है जिसने अभी तक जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट एज नो वर्ल्ड कप? ऐसा कौन सा क्रिकेट का फॉर्मेट है जिसमें वर्ल्ड कप नहीं होता? तो क्रिकेट फॉर्मेट सबसे पहले आपको बताना चाहिए, 3 होते हैं, एक टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और तीसरा T20 क्रिकेट। और T10 भी अभी जो है वो भी खेली जाती है, तो वो भी एक फॉर्मेट है। टोटल 4 फॉर्मेट होगी। तो टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा होता है जिसका कोई वर्ल्ड कप नहीं होता। बाकी T20 के वर्ल्ड कप भी होते हैं और वनडे के वर्ल्ड कप भी होते हैं और T10 लीग्स होती हैं वो भी खेली जाती हैं, जबकि टेस्ट जो होता है उसका कोई वर्ल्ड कप वगैरह नहीं होता। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ हेल्ड वंस इन एवरी 2 ईयर्स। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है वो 2 साल में एक दफ़ा खेला जाता है, यानी कि 2 साल बाद आता है T20 वर्ल्ड कप। ODI वर्ल्ड कप इज़ हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। और जो ODI वर्ल्ड कप होता है वो 4 साल में एक दफ़ा खेला जाता है, यानी कि हर 4 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप होता है। ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। तो ओलंपिक्स भी 4 साल में एक दफ़ा होती हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स के हर 4 साल बाद आती हैं ओलंपिक्स। Who has taken highest number of wickets in ODI क्रिकेट? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा विकटें ली हुई हैं? तो नाम है मुरलीधरन। ये एक श्रीलंकन स्पिनर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकटें ली हुई हैं और इन्होंने विकटें ली हुई हैं 534 विकटें इन्होंने ली हुई हैं। सबसे ज़्यादा विकटें वनडे इंटरनेशनल में इनकी हैं। Which of the following country has won the first edition of हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी? हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी जो है, जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है इस तरह हॉकी में हॉकी चैम्पियन ट्रॉफ़ी होती है जिसमें सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला एडिशन, सबसे पहला जो वर्ल्ड कप यानी कि खेला गया था, जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेली गई थी हॉकी की, वो पाकिस्तान ने जीती थी। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द प्रोटीज़? प्रोटीज़ कौन सी क्रिकेट टीम को कहा जाता है? तो प्रोटीज़ कहा जाता है साउथ अफ्रीका को। और ये साउथ अफ्रीका, ये जो प्रोटीज़ है, प्रोटीज़ का मतलब क्या है? प्रोटीज़ जो वर्ड है ये ड्राइव किया गया है अफ्रीकन नेशनल फ्लावर और उसका नाम है किंग प्रोटिया जो है, तो ये प्रोटिया से फिर उन्होंने प्रोटीज़ बना के साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को ये नाम दे दिया है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द ग्रीन शर्ट्स? ग्रीन शर्ट्स कौन सी क्रिकेट टीम को कहा जाता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ग्रीन शर्ट्स कहा जाता है।
विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द कैंगरोज, और कैंगरोज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कैंगरो है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द ब्लू, द ब्लू कौन सी क्रिकेट टीम को कहा जाता है? इंडिया को द ब्लू कहा जाता है, उनका यूनिफॉर्म ब्लू है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द किवीज़, किवीज़ जो है ये एक परिंदे का नाम है और ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड को केवी के अलावा ब्लैक कैप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक यूनिफॉर्म होता है उनका, तो ब्लैक कैप्स उस मुताबिकत से भी उनको नाम दिया गया है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द लायंस, लायंस कौन सी क्रिकेट टीम को कहा जाता है? श्रीलंका क्रिकेट टीम को लायन कहा जाता है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द पॉम्स, पॉम्स जो है ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कहा जाता है, और पॉम्स जो है ये वर्ड जो है ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वाले और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो ब्रिटिश के लिए यूज़ करते हैं पॉम। पॉम जो है ये असल वर्ड पॉम ग्रेनेट से निकला है। पॉम ग्रेनेट अनार होता है, और अनार जिस तरह रेड होता है इस तरह से ब्रिटिश लोगों के चीक्स इस तरह से रेड होते हैं, तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलियन और जो साउथ अफ्रीकन पीपल हैं वो ब्रिटिश को पॉम कहते हैं। तो ये पॉम वर्ड जो है ये फिर उसी में से आगे बढ़ता हुआ फिर क्रिकेट टीम, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ये नाम दिया गया है। Who has made most number of runs in ODI cricket for पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन के पास ये एजाज़ है कि उसने सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल में रन स्कोर किए हुए हैं? तो वो एजाज़ है इंज़मामुल हक के पास। इंज़मामुल हक ने पाकिस्तानी टीम में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं, और ये रन्स की तादाद है 11,739। Who has made the most number of runs in टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में? टेस्ट में यूनुस खान ने बनाए हुए हैं, ये हैं 10,099 रन। नेक्स्ट पोर्शन इस्लामिक स्टडी का है। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र फ़लस्तीन में है। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सऊदी अरेबिया में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र है। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसराइल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र है। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो श्रीलंका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इसका जवाब है श्रीलंका। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लम की कब्र मुबारक सऊदी अरब में है। सूरह तौबा, द ओनली सूरा विच डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इज़ इन विच पारा। इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। सबसे पहला ये है कि ऐसी सूरा जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, और ये एक ही सूरा है पूरे कुरान मजीद में जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, तो इस सूरह का नाम है सूरह तौबा, और ये कुरान मजीद के 10वें और 11वें पारे में आती है। 10वें में स्टार्ट होती है और 11वें में जाके ख़त्म होती है। इन हाउ मेनी डेज़ अल्लाह क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को कितने दिनों में पैदा किया? 6 दिनों में। वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र इसराइल में है। Who did Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु अन्हा sent to ask Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम about marrying her? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लम के पास किस को भेजा था अपनी शादी का पैगाम दे के? तो फ्रेंड, उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को भेजा था आप सल्लम के पास अपनी शादी का पैगाम दे। What was the name of हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदर? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम था फ़ातिमा बिनते ज़ायदा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिमेंड मैरिज्ड मोनोगेमसली विद हज़रत मोहम्मद सल्लम फॉर 25 ईयर्स। मोनोगेमसली का मतलब ये है कि वो अकलौती बीवी रहीं आप सल्लम की, यानी कि उनकी जो है उनकी मौजूदगी में आप सल्लम ने कोई और शादी नहीं की। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक ज़िंदा रहीं आप सल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं की, वो वफ़ात पा गए। उसके बाद आप सल्लम ने बाकी शादियाँ उसके बाद की। तो 25 साल जो है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लम जो है वो
उन्होंने शादी के बाद वो इकट्ठे रहे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा passed away when she was and Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was years old। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 65 साल की थी जब आपकी वफ़ात हुई, और आप सल्लम की वफ़ात जो है वो 50, आप सल्लम उस टाइम जब हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई आप सल्लम 50 साल के थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैरिड 3 टाइम्स इन लाइफ। हज़रत खदीजा ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की हुई हैं, 2 आप सल्लम से पहले की थी और तीसरी शादी आप सल्लम के साथ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इज़ कॉमनली रिगार्डेड बाय मुस्लिम्स एज द मदर ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमान जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुसलमानों की माँ कहते हैं। Who are exempt from रमज़ान फास्टिंग। रमज़ान के रोज़े किस पे फ़र्ज़ नहीं हैं? तो जवाब है ऑल ऑफ़ दी अबव। ऑल ऑफ़ दी अबव में आता है सिकनेस, बीमार बंदा हो जो ट्रैवलिंग, जो सफ़र में हो, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, कोई हामला खातून, और इसके बाद है सेनिलिटी एंड ओल्ड एज, कोई उम्र दराज बंदा या जो बूढ़ा इंसान जिसमें रोज़ा रखने की कुव्वत ना हो। तो ये सारे जो हैं ये रमज़ान फास्टिंग से एग्ज़ेम्प्ट हैं, यानी इन पे रोज़े रखने फ़र्ज़ नहीं हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु असद। बनु असद से ताल्लुक़ था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। विच उम्मुल मोमिनीन डाइड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी उम्मुल मोमिनीन यानी आप सल्लम की बीवियों में से सबसे पहले किसकी वफ़ात हुई? तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम not offered funeral prayer of due to Allah's will। अल्लाह ताला के यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था तो आप सल्लम ने किसकी नमाज जनाजा अदा नहीं की? तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा आप सल्लम ने अदा नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि तब जो नमाज जनाजा के अहकाम अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल नहीं हुए थे, तो इस तरह से इस वजह से आप सल्लम ने हज़रत खदीजा की नमाज जनाजा अदा नहीं की थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज दी फर्स्ट पर्सन टू कन्वर्ट टू इस्लाम। सबसे पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, आप सल्लम की पहली बीवी। अगला पोर्शन पाक स्टडी का है और क्वेश्चन है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान का क्या ख्याल था, क्या आइडिया था उनका? तो इसमें जवाब है ऑल ऑफ़ दीज। तो इन 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो हम पढ़ते हैं कि ऑल ऑफ़ दीज में क्या क्या है। सबसे पहला है टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद का ख्याल ये था कि बरतानिया गवर्नमेंट और मुसलमानों के दरमियान जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फ़ज़ा कायम की जाए, यानी एक दूसरे को के साथ जो है इनके ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ। दूसरे नंबर पे आता है टू मोटिवेट द मुस्लिम्स टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, कि मुसलमानों को मोटिवेट किया जाए, उन्हें राग़िब किया जाए वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ, यानी कि मगरबी तालीम की तरफ। टू परसुएड मुस्लिम्स टू एब्सटेन फ्राम एगिटेशनल पॉलिटिक्स, और उनका ये भी मोटिव था कि मुसलमानों को कोई भी तहरीक चलाने बरतानिया के ख़िलाफ़, बरतानिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी तहरीक चलाने से जो बाज रहना चाहिए। ये भी सर सैयद अहमद ख़ान का आइडिया था। ये 3 आइडिया थे उनके, तो इसका जवाब है ऑल ऑफ़ दिस। When did All India Muslim League succeed in getting the right of separate electorate? मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग इलेक्शन की बात कब मनवाने में कामयाब हुई है? तो 1909 में। फंदर वैली इज़ लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान। फंदर वादी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। विच इज़ द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? थर्मल पावर स्टेशन का मतलब ये है कि हीट के ज़रिए बिजली बनाना, हीट से बिजली बनाना। तो सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो है गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन। ग़ुलाम मोहम्मद बराज इज़ आल्सो कॉल्ड कोटरी बराज। कोटरी बराज जो है उसको ग़ुलाम मोहम्मद बराज भी कहा जाता है, या ग़ुलाम मोहम्मद बराज को कोटरी बराज भी कहा जाता है। इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली इंडस्ट्री
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ज़राअत की सनत। वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ECP भी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं। फर्स्ट बारानी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट रावलपिंडी, पहली बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में कायम की गई। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ कॉलेजेस लाहौर को कहा जाता है। पराशपुरा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पेशावर, पेशावर का पुराना नाम पराशपुरा है। अगला पोर्शन एवरीडे साइंस, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कैन बी डोनेटेड, ऐसा कौन सा इंसानी आंख का हिस्सा है जो कि डोनेट किया जाता है, यानी कि एक आदमी के से निकाल के दूसरे आदमी को लगाया जाता है, तो वो है कॉर्निया। आंख का हिस्सा एक कॉर्निया है, ये हल्की झिल सी होती है इंसानी आंख के ऊपर, जो कि प्रोटेक्ट करती है कोई भी डस्ट वगैरह या गंदगी से जो है वो आंख में जाने से बचाती है, उसको कॉर्निया कहा जाता है। और ये जो है ये डोनेट कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे को बंदा दे सकता है। दी ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, कहते हैं कि खुराक को ज़्यादा पकाने से जो है इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह यह है, मेक द फूड डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, उसकी वजह यह है कि ज़्यादा पकाने से जो खुराक होती है वो फिर आपको हज़म नहीं होती, हज़मे में जो है वो मदद फराम नहीं करती, हज़मे में आपको मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस वजह से फ़ूड को ज़्यादा कुकिंग उसकी नहीं करनी चाहिए, ओवर कुक नहीं करना चाहिए। Who discovered that the earth was not the center of universe, ये किस साइंसदान ने डिस्कवर किया कि ज़मीन जो है ये पूरी यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, तो साइंटिस्ट का नाम है निकोलास कोपरनिकस। निकोलास कोपरनिकस ने ये डिस्कवर किया कि दुनिया जो है ये यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। For the generation of biogas, the material commonly used or animal waste, बायोगैस जो है ये भी जो है एक गैस बनाने का ज़रिया है। कहते हैं बायोगैस जो होती है उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, कौन से मटेरियल से बायोगैस बनती है, तो एनिमल वेस्ट जो है जानवरों का फजला यानी कि जानवरों का गोबर वगैरह जो है वो यूज़ होता है बायोगैस बनाने में। इज़ ए मैमल हु कैन फ्लाई, कौन सा ऐसा मैमल है, ममालिया जानवर, ममालिया जानवर ऐसा जानवर होता है जो कि बच्चे देता है, उसको ममालिया जानवर कहते हैं। तो बैट चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो कि ममालिया है और वो उड़ता है, इसके अलावा और कोई ममालिया जानवर उड़ता नहीं है। हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर, और सबसे ज़हीन ममालिया जो हैं वो डॉल्फिन्स हैं। डॉल्फिन मछली के किस्म है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। When sugar is added to water, its boiling point increase, जब पानी के अंदर आप चीनी मिला देंगे तो फिर उसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, यानी पहले अगर उसको कम हीट पे गर्म हो रहा था उसमें आप चीनी डालेंगे फिर उसको गर्म करेंगे तो फिर वो ज़्यादा हीट लेगा, तब जाके वो बॉयल करेगा। इसकी मिसाल ये है कि अक्सर आप चाय बना रहे हों तो उसमें जब वो दूध ऊपर की तरफ उबल रहा होता है या पानी और दूध जो मिक्स होता है वो उबल रहा होता है, उसके अंदर आप चीनी डाल दें तो वो वापस नीचे चला जाता है। उसकी वजह यह है कि फिर वो और हीट मांगता है कि और हीट जब मिलेगी तो फिर वो वापस ऊपर की तरफ आएगा और देगची से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो जब आप चीनी मिक्स करते हैं पानी के अंदर तो उसका पानी जो बन जाता है, चीनी जिसमें मिक्स होती है वो फिर ज़्यादा टेम्परेचर लेता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टूवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन्स इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं जो कि मैसेज को, पैगाम को इंसानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं। यानी कोई भी कहीं भी हमें कोई ज़ख़म वगैरह आ जाता है तो ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें पेन फील होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है कि हमें चोट लगी है। Accumulation of salts in kidneys results in kidney stone, कहते हैं कि गुर्दों के अंदर जो साल्ट इकट्ठा होता है, जमा होता है, वो फिर उससे गुर्दों की पथरी जो है वो पैदा होती है। मीडियम साइज किडनी स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए छोटे या दरमियाने साइज़ के जो पत्थर हैं गुर्दों के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये ऑपरेशन नहीं होता, लिथोट्रिप्सी जो होती है इसमें ऑपरेशन नहीं होता बल्कि ये एक शॉक लगाया जाता है, उसकी वजह से जो होते हैं
जो पत्थर होते हैं ये गुर्दों के अंदर, वो फिर पत्थर टूट जाते हैं। अगर ये मीडियम साइज हों, बड़े साइज़ के हों, तो फिर वो सर्जरी ऑपरेशन जो होता है वही प्रोसेस यूज़ होता है। सिनोनिम ऑफ डेफ्ट इज़ सिली। डेफ्ट का मतलब है सिली, और सिली और डेफ्ट दोनों का मतलब है फुलिश, यानी कि बेवकूफ़ या बेवकूफ़ाना काम। कोई भी काम करना बेवकूफ़ाना, तो उसको हम डेफ्ट कहते हैं कि ये काम जो आपने किया ये बहुत डेफ्ट है, या आप बहुत डेफ्ट हैं, या ये बड़ा सिली। हम कहते हैं अक्सर सिली यूज़ करते हैं, वेरी सिली, यानी कि बहुत बेवकूफ़ाना तरीके से काम किया है। अगला है सिनोनिम ऑफ कोजेंट इज़ कन्विंसिंग। कोजेंट का मतलब है कन्विंसिंग, यानी कि इंसान को, किसी को कन्विंस कर लेना कि यार हाँ ये बात जो है ठीक है, तो उसको कोजेंट भी कहते हैं और कन्विंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, टीचर के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ, और मैं जो रीज़न देता हूँ वो कन्विंसिंग है, वो टीचर को कन्विंस कर लेती है और वो मुझे छुट्टी दे देता है। तो वो जो रीज़न होगी वो कन्विंसिंग होगी, और कोजेंट भी हम उसे कहते हैं कि वो रीज़न जो है वो कोजेंट है और कोजेंट थी, और टीचर ने मेरी बात मान ली, उसने मुझे छुट्टी दे दी। सिनोनिम ऑफ रोटंडा इज़ सर्कुलर बिल्डिंग। गोल बिल्डिंग हो सर्कुलर, उसको हम कहते हैं रोटंडा। सिनोनिम ऑफ इंडिजिनस इज़ नेटिव। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, नेटिव का मतलब होता है मुकामी। मुकामी बंदा जो होता है वो उसको कहते हैं इंडिजिनस या नेटिव कहते हैं। सिनोनिम ऑफ सिनोनिम ऑफ फॉर्चूटस इज़ एक्सीडेंटल। फॉर्चूटस का मतलब होता है लक, फॉर्चून से निकला है, जिसका मतलब होता है लक, किस्मत, या अचानक से कोई काम हो जाना। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट भी अचानक से कोई वाक़या हो जाता है। तो इस तरह से जो भी होता है ना, इंस्टेंट कोई भी हैपनिंग हो, उसको हम कहते हैं फॉर्चूटस। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ फील्टी इज़ लॉयल्टी। फील्टी और लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। कल्पेबल, सिनोनिम ऑफ कल्पेबल है गिल्टी। कल्पेबल का मतलब होता है कल्प्रिट, मुजरिम होता है, तो कल्पेबल जो होता है वो भी मुजरिम होता है, और गिल्टी जो होता है वो भी मुजरिम के लिए यूज़ होता है। सिनोनिम ऑफ एक्यूमेन इज़ श्रीयूडनेस। एक्यूमेन और श्रीयूडनेस जो है, इसका मतलब होता है ज़हीन और होशियार बंदा, कि जिसके अंदर एबिलिटी हो, जो अच्छे फ़ैसले कर सकता हो, अच्छी जजमेंट्स हों जिसकी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि एक्यूमेन, वो बंदा बड़ा जो है वो मतलब उस एबिलिटी को हम कहते हैं, उस एबिलिटी को एक्यूमेन और श्रीयूडनेस कहते हैं, कि फ़लाँ बंदे में जो है वो श्रीयूडनेस है, या उसमें एक्यूमेन है, यानी इसका मतलब ये कि उसके अंदर ये एबिलिटी है वो कोई भी अच्छे फ़ैसले करने की, या वो बड़ा ज़हीन है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ब्रेजन इज़ शेमलेस। ब्रेजन और शेमलेस का मतलब है कि इंसान को वो डिसरिस्पेक्ट होना, यानी उसको, इंसान को शर्म ना होना, इस तरह के बंदे को कहते हैं ब्रेजन या शेमलेस भी कहते हैं। सिनोनिम ऑफ स्टिग्मा इज़ डिसग्रेस। स्टिग्मा जो और डिसग्रेस जो होता है, डिसग्रेस होता है किसी की इंसल्ट, तौहीन, और स्टिग्मा जो है ये भी उसी के लिए यूज़ होता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट कि आप पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।